जोहार। झारखंड भारत का ऐसा क्षेत्र जहां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले बहुत से वीरों का जन्म हुआ, मगर इतिहास के पन्नों में कहीं गुमनाम ऐसे कई वीर सपूतों के बारे में लिखित साक्ष्य के अभाव के कारण हम आज भी उनसे वाकिफ नहीं हैं। अंग्रेजों के झारखंड में आने से लेकर यहाँ पर रहने वाले आदिवासी समुदायों की जमीनों को छीनने और अंग्रेजों द्वारा लोगों पर लंबे समय तक अत्याचार करने की कहानियां भी काफी लंबी हैं। इसी बीच अपने हक को वापस पाने के लिए और अपने लोगों का सहारा बनने के लिए एक ऐसे वीर जो आदिवासियों के मसीहा बनकर सबके सामने आए और विद्रोह का नेतृत्व किया। तो आइए जानते हैं उस वीर की कहानी जो हमेशा अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए घूमते, जो मानो ईश्वर के द्वारा दिया गया बगावत और लोगों के प्रति दायित्व का प्रतीक था। इस वीर का नाम था बुद्धू भगत। वीर बुद्धू भगत जी का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची के चानो प्रखंड में सिलगाई गांव में हुआ था, जो कि कोयल नदी के किनारे स्थित है। उनके पिता का नाम शिबू सुकरा भगत था और उनकी माता का नाम बालकुंदरी भगत था। वीर बुद्धू भगत की प्रकृति भी बिल्कुल नदी के समान थी। जिस प्रकार नदी के पानी का बहाव टेढ़े मेढ़े दिशाओं से बहते हुए अपना रास्ता खोज ही लेता है, उसी तरह वे भी हमेशा अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते ही रहते, फिर चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं। बचपन से ही वे बकरियों को चराने जंगल जाया करते थे। इसके साथ साथ धनुर्विद्या में माहिर होने की वजह से शिकार करने का भी शौक रखते। बाकी के समय वे अक्सर अपने पिता के संग खेती बाड़ी किया करते। ये वो समय था जब अंग्रेजी राज अपनी चरम सीमा पर था, जब पूरा दिन काम करने के बाद भी शहर और गांव के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनके पास जो भी पैसे बचते वे कर चुकाने में ही चले जाते। इसके साथ साथ अंग्रेजी राज होने के कारण आदिवासियों से उनकी जमीन तक छीन ली जाती थी। अगर इसके खिलाफ कोई शिकायत भी करता था तो अंग्रेज सरकार के ही लोग न्याय मंत्रालय के ऊपरी स्तर पर बैठे थे, जिससे आदिवासियों को उनकी शिकायत का समाधान नहीं मिलता और शुल्क भी उन्हें ही देना पड़ता। कई बार तो आदिवासियों को पकड़कर लंबे समय तक कारागार में डाल दिया जाता था, जिससे कई लोगों की वहीं पर मृत्यु भी हो जाती थी। अपने बचपन से ये सारे जुल्म होते हुए देखकर वीर बुद्धू भगत ये निश्चय कर चुके थे कि अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ वे आवाज जरूर उठाएंगे। और जैसे ही उन्होंने अपना होश संभाला, वे गांव के अन्य लोगों को अपने संग जोड़ने लगे। देखते ही देखते उन्होंने एक मजबूत संगठन बना लिया, जिसमें कई अन्य जनजातियों के लोग भी शामिल थे। इस संगठन का केवल एक ही मकसद था, अंग्रेजों से आजादी। इसके दौरान उन्होंने न सिर्फ आदिवासी जनजातियों को एक साथ जोड़ा, बल्कि उन्हें धनुर्विद्या और तलवार चलाना भी सिखाया। यदि उनकी निजी जीवन की बात करें तो वे शादीशुदा थे और उनके 3 पुत्र थे, जिनका नाम हलधर, गिरिधर और उदयकरण था। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां भी थी, जिनका नाम रुनिया और जुनिया था। जमींदारों के शोषण से पहले ही सब आदिवासी तंग आ चुके थे और अंग्रेजी सरकार के छोटा नागपुर पे हुकूमत करने से चोरी, डकैती और लूटपाट जैसी परिस्थितियां भी बढ़ रही थी। वे ये बात जानते थे कि अंग्रेज सरकार का उनके गांव पर राज करना किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। इसलिए वीर बुद्धू भगत गांव वालों को इस बात का एहसास दिलाया करते कि कैसे पिछले कई सालों में अंग्रेजी सरकार ने जिस भी राज्य में राज किया, वहाँ सदैव लोगों को कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ा है। अर्थात इस चुनौती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। यदि वे आवाज नहीं उठाएंगे तो अंग्रेज सरकार उन्हें हमेशा अपने स्वार्थ और लालच के बोझ तले दबाती रहेगी। अंग्रेजी सरकार ने आते ही कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसके दौरान ग्रामीणों को 90% तक कर चुकाना पड़ता था और शेष 10% ही ग्रामीण लोगों के हिस्से में आता था, जिसमें से अधिकतर पैसे जमींदारों से लिए ब्याज को चुकाने में ही चले जाते थे। सन 1830 आते आते हालात और भी गंभीर हो गए। अंग्रेजी सरकार आदिवासियों से इनकी बची हुई जमीन भी छीन लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये समय इतना दर्दनाक था कि लोगों में भीख मांगने तक की नौबत आ चुकी थी। वीर बुद्धू भगत से ये दृश्य देखा नहीं गया। इसी कारण उन्होंने ये फैसला किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। सन 1828 जंग आरंभ हुआ, जिनमें अन्य कई जनजातियां जैसे मुंडा, उरांव, हो और भूमिज ने भी उनका साथ दिया। क्योंकि इन सभी जनजातियों को मिलाकर एक साथ कोल भी कहा जाता था, इसलिए इतिहास में ये विद्रोह कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। इसके अलावा इस विद्रोह को लकड़ा विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत के साथ जोवा भगत, भूतनाथ शाही, दाखिन शाही, मदारा महतो और बुली भगत जैसे लोगों ने की। इस विद्रोह के दौरान सन 1832 में जब बुद्धू भगत जी का नाम प्रचलित होने लगा, वे लोगों के हृदय में एक मसीहा और मार्गदर्शक के रूप में घर कर गए। सभी आदिवासी उन पर आंख बंद कर भरोसा करने लगे। लोग ये मानते थे कि ईश्वर ने ही बुद्धू भगत जी के रूप में उनके लिए एक मदद भेजी है और केवल बुद्धू भगत जी ही उन्हें इस कष्ट और पीड़ा से आजाद करा सकते हैं। बुद्धूवीर के बारे में ये मान्यता है कि वे हमेशा अपने साथ एक कुल्हाड़ी लिए रहते। उनका कहना था कि ये कुल्हाड़ी सदैव उनके साथ रहेगा, ताकि वे अपने जंगल और जमीन की रक्षा कर सकें। ऐसी ही अन्य घटनाओं के कारण संपूर्ण सिलगाई में लोग उनका सम्मान करते थे और अपने आसपास के गांव तक उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उनकी रक्षा के लिए सभी ग्रामीण कुछ भी करने को तैयार थे। बहुत से लोगों का यह भी मानना था कि बुद्धू भगत जी के पास कुछ खास योग्यताएं हैं जो उन्हें औरों से अलग करती हैं।
इन्हीं योग्यताओं से जुड़ी कई अन्य कहानियां आज भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि जब रोज की तरह एक दिन बुद्धू भगत जी कोयल नदी के किनारे चट्टानों पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे तो अचानक से उनकी आंखें खुली। जैसे ही उन्हें कोई सूझा, उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और दक्षिण दिशा की ओर निशाना साधा। उनका तीर 2 किलोमीटर दूर टोंगरी के चट्टान पर लगा, जिससे वो जमीन नीचे धंस गई और वहां से निर्मल जल की धारा बहने लगी। इस धारा को लोग आज वीर पानी के नाम से जानते हैं। वीर बुद्धू भगत के विद्रोह और योजनाओं से परेशान अंग्रेजी सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे किसी भी तरह से बुद्धू भगत जी को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। इसके पीछे उनका ये मानना था कि बुद्धू भगत के जाने के बाद उनकी सेना भी स्वयं ही कमजोर पड़ जाएगी और ये विद्रोह भी वहीं समाप्त हो जाएगा। लोगों में बढ़ते आक्रोश और आजादी की लहर को देखते ही अंग्रेजी सरकार ने बुद्धू भगत जी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने का काम कैप्टन इम्पे को सौंप दिया, जो कि एक कुशल सैनिक अधिकारी थे। केवल 1 वर्ष के कोल विद्रोह के अंदर ही वीर बुद्धू भगत जी ने 1000 से भी अधिक लोगों की सेना तैयार की, जो कि अंग्रेजों के लिए काफी चिंताजनक था। वीर बुद्धू भगत और उनकी सेना हमेशा तीर धनुष और तलवार से उनका सामना करती थी और गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल करती थी, जो एक ऐसी तकनीक थी जिसमें दुश्मनों को बिना दिखे ही उन्हें ढेर करना होता है, जिसके इस्तेमाल से वे हर बार दुश्मनों को पराजित करने में कामयाब रहते हैं। सरकार ने बुद्धू भगत जी को पकड़वाने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा था। जहां आज के समय में भी 1000 रुपए कोई मामूली रकम नहीं है, तो आप सोचिए उस समय के अनुसार ये कितनी बड़ी धनराशि होगी। उनके विद्रोह के कई वर्ष बाद जब बिरसा मुंडा को ढूंढने का आदेश दिया गया था, तो सरकार ने उन पर 500 रुपए का इनाम रखा था। वीर बिरसा मुंडा के कई वर्ष पहले भी जब सरकार ने वीर बुद्धू भगत को पकड़ने का इनाम बिरसा मुंडा से दुगना रखा, तो हम इस बात से बुद्धू भगत जी के प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ अंग्रेज सरकार ने बनारस से घुड़सवार भी बुलाए, जिसके तहत बुद्धू भगत जी को बचाना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन एक बात यह भी सच है कि जहां सरकार उन्हें पकड़ने के लिए बड़ी सेना बुला रही थी, सिलगाई गांव के सारे ग्रामीण वीर बुद्धू भगत के पक्ष में ही खड़े रहे। अंग्रेजी सरकार के इनाम रखने के बाद भी लोगों के दिलों में बुद्धू भगत जी के लिए बेशुमार प्यार और इज्जत थी, जिसके चलते उन्होंने इनाम को ठुकरा दिया और बुद्धू भगत जी का साथ दिया। उनकी शहीदी के ऊपर 2 कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि कौन सी कहानी सच है। पहली कहानी के अनुसार कैप्टन इम्पे को ये खबर हो चुकी थी कि बुद्धू भगत टीकों में एक जनसभा आयोजित करने वाले हैं। जैसे ही उस जनसभा के लिए टीकों में ग्रामीण इकट्ठा हुए, कैप्टन इम्पे ने अपनी सेना के साथ भीड़ को चारों ओर से घेर लिया। वे वहां पर मौजूद हजारों ग्रामीणों को बंदी बनाकर ले जाने लगे। लेकिन बंदी बनने से पहले सभी ग्रामीण और बुद्धू भगत के बेटे और बेटियों ने अंग्रेजी सरकार का सामना किया, जिसके दौरान उनकी दोनों बेटियां रुनिया और जुनिया शहीद हो गई। कहा जाता है उनके संग बुद्धू भगत के दोनों बेटे हलदर और गिरधर भी शहीद हो गए। उनकी शहीदी के बाद ग्रामीणों ने भी धीरे धीरे आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। कैप्टन इम्पे की सेना उन हजारों बंदियों को अपने साथ लेकर वहां से रवाना हो गई। वीर बुद्धू भगत कभी अपने लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। जैसे ही उनको इस हादसे की खबर मिलती है कि सरकार ने ग्रामीणों को बंदी बना लिया है, उन्होंने ये तय किया कि वे इस परिस्थिति का सामना करेंगे, जिसके दौरान उन्होंने कुछ योजनाएं बनाकर ग्रामीणों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। कैप्टन इम्पे को अपनी हार कदापि स्वीकार न थी। इसी दौरान 13 फरवरी 1832 में उनकी एक और सेना दल सिलगाई गांव पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। जैसे ही सेना दल को बुद्धू भगत के गांव लौटने की सूचना मिलती है, उनके द्वारा सिलागाई गांव को चारों ओर से घेर लिया जाता है। जैसे ही सेना गांव के भीतर प्रवेश करती है, वे ग्रामीणों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। वीर बुद्धू भगत को देखते ही कैप्टन इम्पे उनको गोली मारने का आदेश दे देते हैं, लेकिन 300 के करीब ग्रामीण बुद्धू भगत के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन आदिवासियों का साहस कम नहीं होता। उस घेरे में खड़ा हर इंसान अपने मसीहा के लिए शहीद हो रहा था। सन 13 फरवरी 1832 का दिन इतिहास में एक काला दिवस था, जिस दिन 300 लोगों ने वीर बुद्धू भगत के संग स्वयं की शहादत दे दी। कहा जाता है कि वीर बुद्धू भगत को मारना अंग्रेजी सरकार के लिए संभव नहीं था, लेकिन बुद्धू भगत अपने संतानों के जाने के दुख से टूट चुके थे। अंग्रेजी सैनिकों के तलवार से वार करने पर उनका शीश उनके शरीर से अलग हो गया और उनके पृथक घर के सामने गिरा, जिस स्थान को आज भी उनके वंश पूजते हैं। कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि शहीदी के बाद अंग्रेजी अफसरों ने उनका सर काटकर गांव में सबको दिखाया, ताकि कोई भी डर से दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश ना करे। हालांकि अन्य मान्यताओं के अनुसार जब उन्हें पता चला कि अंग्रेजी सरकार उन्हें पकड़कर बंदी बनाना चाहती है, तो उन्होंने अपना शीश काटकर रख दिया। उनका ये फैसला था कि वे जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। जिसके पश्चात अंग्रेजी सेना ने उनके शीश को चारों ओर लोगों को दिखाया, ताकि वे लोगों को ये दिखा सकें कि उनका विरोध करने पर उन्होंने उनके मसीहा का क्या हश्र किया और लोगों में डर का माहौल बना सकें।
आज भी उनके गांव में उनका घर स्थित है, जहां पर लोग अक्सर आया करते हैं। वहां पर उनके वंशज आज भी रहते हैं। ओरांव जनजाति के वीर बुद्धू भगत का घर आज भी सही स्थिति में नहीं है। उनके घर में आज भी तरक्की और विकास के नाम पर केवल एक बल्ब भी लगाया गया है। और तो और कई पत्रकारों के अनुसार आज भी उनके वंशज बताते हैं कि उनको सरकार की तरफ से कोई खास सुविधा प्रदान नहीं कराई गई है। इसी वजह से वे आज भी कठिन हालातों में अपना गुजारा करते हैं। तो ये थी वीर बुद्धू भगत की कहानी। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद।